तो भाई पेपर 1 कल इंशाल्लाह है, लेस देन 24 आवर्स लेफ्ट फॉर द पेपर। मतलब जाहिर है आप इस वक्त तक कल बैठ चुके होंगे इंशाल्लाह। देखिए, शुरू से एक दफा आपको पेपर फॉर्मेट समझा देता हूं और फिर कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, सही है। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों से डर लग रहा है। किसी को शॉर्ट क्वेश्चन से प्रॉब्लम चल रही है, किसी को लॉन्ग क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। कुछ बार बार एक ही सवाल, इवैल्यूएशन ऐसे करूं तो, अगर इवैल्यूएशन ऐसे करूं तो, ठीक है। और कुछ जो है ना वो आज रात को 12 बजे जागे, यानी कल रात को जागे थे और अब बैठ बैठ के आंसर भेज रहे हैं। सर जरा चेक करके बताएंगे ठीक है कि नहीं है। आज किसी का आंसर चेक करके नहीं बताऊंगा मैं। कल से चल रहा है सारी चीजें, आंसर्स भी मिल रहे हैं, चेकिंग हो रही है, वॉइस नोट पे भी रिप्लाई हो रहा है जितना हो सकता है। लेकिन देखो, अगर आप पेपर से एक दिन पहले जागोगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सबको आंसर एक ही वक्त पे मिले। लेकिन अभी इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो है ना वो हल हो जाए, सही है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस जो के हैं 2 मार्क्स के, पहले उसके ऊपर बात कर लो। 2 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस। अब ये 2 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। अब एक पेपर उठाते हैं, लेट्स से ये क्वेश्चन है, ये है नवंबर 2024 का, ठीक है। अब ये सवाल है, अब इसमें देखें, 1, 2, 3, ये 3 क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस बेसिकली 2-2 मार्क के हैं, सही है। अब सर ये 2 मार्क के क्वेश्चन में करना क्या होता है, एग्जामिनर मुझसे क्या मांग रहा है इन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। एग्जामिनर कह रहा है मेरी बात, अपनी बात को सही तरीके से समझा दो। अब हम में से कितने लोगों ने चीजें याद ही नहीं की हुई, तो हम गोल गोल घुमाते हैं 4-5 लाइनें लिखकर, और हम ये सोचते हैं कि हमने डेफिनेशन लिख दी है, सही है। अब यहां पर जैसे फुल कॉस्टिंग है, इसको हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी बोलते हैं। डायनामिक प्राइसिंग, हर कस्टमर से अलग अलग प्राइस को चार्ज करना, ठीक है। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, लेकिन यहां वर्ड है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, तो एग्जाम्पल्स भी देनी पड़ेगी। 2 मार्क के लिए कोशिश करो पहले तो अपनी बात को समझाओ, प्रॉपर डेफिनेशन, और अगर एग्जाम्पल बनती है तो एग्जाम्पल भी डाल दो, तो आपको 2 मार्क पूरे मिल जाएंगे। अच्छा, कभी कभार होता यह है कि आपको लग रहा होता है कि यार आपने सब कुछ सही तो लिखा है, आपके मार्क्स कट गए। तो होता यह है कि भाई देखिए, इसने बहुत सिंपल आपको 2 मार्क के लिए बात की हुई है कि भाई 2 पॉइंट्स अपने डेफिनेशन में इंक्लूड कर दो। स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है, तो देखो अब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, पीपल और इंडिविजुअल्स हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द बिजनेस, ये स्टेक होल्डर की डेफिनेशन हुई। एंड हु आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल बैंक, गवर्नमेंट, सप्लायर्स। तो अब ये बात पे आपको मार्क्स मिलेगा। अगर ये इंटरनल होते तो पीपल हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द बिजनेस एंड दे आर वर्किंग इनसाइड द बिजनेस, फॉर एग्जांपल मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, तो ये हो गए इंटरनल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अच्छा, अच्छा यार कुछ लोग चैट पे टक 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 टक, सर ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखें, अब मैं सारी बातें जो जो लिख सकते हैं ना, मैं सारी चीजें कवर करूंगा। अभी आपने जो लिखा वो भी चीज मैंने कवर कर दी, ठीक है। तो मैं अभी चैट की तरफ नहीं देख सकूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजों को
कवर करवाना है, ठीक है। अच्छा अब देखें यहां पर external stakeholders are people or individuals outside the organization who are directly or indirectly affected by the activities of the business. Now, this outside will give you 1 mark, and directly, indirectly will give you another mark. और supplier, government, bank, community, अगर आपको ऊपर कहीं ना कहीं कोई कमी होगी तो ये एग्जाम्पल आपकी उस कमी को पूरा कर देगी। इसका मतलब 2 मार्क के लिए हमको एग्जाम्पल लिखनी जरूरी है। यहां तक कोई मसला? हाँ, इधर तक कोई मसला? क्लियर है, सिंपल है बच्चों? हाँ भाई, अब रिप्लाई करें, बताएं कोई प्रॉब्लम है? ये 2 मार्क समझ आया? परफेक्ट। अच्छा जी, अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन, पहले ए पार्ट कर लेते हैं सारे। डिफाइन द टर्म फुल कॉस्टिंग। फुल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, एक ऐसी कॉस्टिंग जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट शामिल होती है, ठीक है। अब देखिए, अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन विच ऑल फिक्स्ड एंड वेरिएबल are allocated or applied to the product prices or cost centers of a business. Reference must be made to both aspects of this definition for the award of 2 marks. अगर एक बच्चे ने फिक्स्ड और वेरिएबल की बात नहीं करी तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और फिक्स्ड और वेरिएबल का करना क्या है? प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करना है। तो शामिल करना 1 मार्क, फिक्स्ड और वेरिएबल का दूसरा मार्क, इस तरह करके 2 मार्क्स मिलेंगे। जब तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म डायनामिक प्राइसिंग। डिफाइन द टर्म डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग क्या होता है? हर कस्टमर को अलग अलग पैसे चार्ज करना फॉर द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज व्हेन कस्टमर्स आर चार्ज डिफरेंट प्राइसेस बेस्ड ऑन देयर डिमांड एंड एबिलिटी टू पे। अब मैंने कहा, देखा, कस्टमर्स आर चार्ज डिफरेंट प्राइस, 1 मार्क डिफरेंट प्राइस पे मिला। और किस बेसिस पे? उनकी डिमांड या एबिलिटी पे, तो दूसरा मार्क इसके ऊपर मिल गया। और मैंने मजबूरन एग्जाम्पल भी लिख दी तो मुझे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट तो यही है ना। अच्छा, अब आ जाएं इसके बी पार्ट के ऊपर। ये देखें, ये जो बी पार्ट होता है ना, इसमें ये आपसे कोई एक चीज पूछता है, एक्सप्लेन 1 एडवांटेज, एक्सप्लेन 1 डिसएडवांटेज, एक्सप्लेन 1 फैक्टर। जी बोले। नहीं लिखें, 2 पॉइंट्स अपने पूरे लिखें। हाँ, तो आप अपने 2 पॉइंट्स पूरे लिख दें, उसके अंदर 2 पॉइंट्स लिखना जरूरी है। एग्जाम्पल तो मैं आपको कह रहा हूँ, एहतियातन अगर वहां फिट होती है तो लिख दे। हाँ, इट इज ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, तो ये जो बी पार्ट है ना, ये कोई एक चीज पूछेंगे, ठीक है। 1 एडवांटेज, 1 डिसएडवांटेज, इसका सारा एम्फेसिस 1 के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? 1। तो जब एक चीज पूछ रहा है तो उसका मतलब नॉलेज तो एक ही चीज है, सही है। अच्छा, अब यहां ना एक बात को समझ लेना, एक्सप्लेन है ना, देखें, एक्सप्लेन 1 वे द एम्स ऑफ एम्प्लॉय में इंपैक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ अ बिजनेस। अब एक्सप्लेन है ना, तो एक्सप्लेन को जब भी आपको, एक्सप्लेन का मतलब पता है क्या होता है? एक्सप्लेन का मतलब है कि आप बताओ किसी भी चीज का क्यों और कैसे। जब भी किसी चीज को एक्सप्लेन करना है ना, तो क्यों और कैसे से होता है। किससे होता है? क्यों और कैसे। ये एडवांटेज क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से ये हो जाएगा। भाई मैं वहां क्यों ना जाऊं, मैकडोनल्ड्स क्यों ना खाऊं? क्योंकि इसकी वजह से जो पैसे आएंगे उससे मासूमों की जान चली जाती है।
तो अब मैंने अपनी बात को क्या किया बेटा, एक्सप्लेन किया। बताओ भाई हम पैलेस्टीन के लिए क्या कर सकते हैं यहां बैठे बैठे, मैकडोनल्ड्स ना खाएं? एक बात बता दी मैंने, तो बोला एक्सप्लेन करना है भाई, ये तो खाली नॉलेज हुई। क्यों नहीं खाऊं मैकडोनल्ड्स? क्योंकि इससे जो पैसा उनके पास जाएगा, ये वहां उनकी कंपनीज जो है वो अगेंस्ट यूज करेगी और मिसाइल्स वगैरह खरीदेंगी, वॉट एवर। आपने अपनी बात को समझाया क्यों और कैसे, यानी बी पार्ट के लिए आपको बार बार अपने आप को क्यों और कैसे से, क्यों या कैसे में से किसी एक चीज से बात करनी है अपने आप से। अब देखो, अभी आपको आसान लगेगा। वन वे द एम्स ऑफ एम्प्लॉयज में इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, एक तरीका बताओ जिससे एम्प्लॉयज का एम बिजनेस पे इंपैक्ट करेगा। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इंपैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा देखें, द एम्प्लॉयज माइट प्रेशराइज द एचआर टू इंक्रीज देयर सैलरीज। अब ये बात आ गई क्या, एम्प्लॉयज एचआर को क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे टू इंक्रीज देयर सैलरी। अब बताओ ये इंपैक्ट क्यों करेगा बिजनेस में, एचआर को प्रेशराइज करने से इंपैक्ट कैसे आएगा, इंपैक्ट कैसे आएगा? देखिए यहां वर्ड आया किसके ऊपर, कैसे के ऊपर आया। मैं बताऊंगा इंपैक्ट कैसे आएगा, तो जब एचआर को जाकर हम पिन करेंगे कि हमारे पैसे बढ़ाओ, तो इस पे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा, उसकी सैलरी या वेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। यहां देखें, एज अ रिजल्ट when the business will increase the salaries, so it will face an increase in cost due to which it might postpone growth. कैसे को समझाया मैंने? कैसे? बी पार्ट को मार्क्स लेने का सबसे आसान तरीका है ही ये कैसे, क्यों या कैसे। एक्सप्लेन जब भी कोई चीज करनी हो हमेशा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अबे ये तो एनालिसिस हो रही है। आप ये नहीं सोचो एनालिसिस हो रही है क्या हो रही है, आपने अपनी बात को समझाया है ना, इधर आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। इसकी एनालिसिस करनी होगी ना, तो अब बताओ कि जब ग्रोथ पोस्टपोन्ड होगी तो इससे क्या होगा, तो बिजनेस अपना मार्केट शेयर बढ़ा नहीं सकेगी, जिसकी वजह से उसके कॉम्पिटिटर के पास मार्केट शेयर चला जाएगा और वो मोनोपोली बन जाएगा। अब ये इस मार्क को आंसर आगे लेकर गए, यानी अगर ये क्वेश्चन होता 5 मार्क का और कहता एनालाइज वन वे, तो 3 और 5 मार्क के बीच में फर्क पता है क्या है, पॉइंट एक ही है, लेकिन अपनी एक्सप्लेनेशन को आगे लेकर जाना है। तो अगर अब ये 5 मार्क का सवाल होता तो अगेन उसको करने का शुरू में तरीका यही था जैसे 3 मार्क का करते हैं। 5 और 3 मार्क में 3 मार्क पहले तो आपको 3 मार्क जैसे आप करते हो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, और फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस। अब जैसे यही सवाल है तो अब मैं बताऊंगा कि अगर ग्रोथ पोस्टपोन्ड होगी या कॉस्ट बढ़ेगी, विच विल लीड टू लेस प्रॉफिट्स, ये वाली कॉस्ट को आगे लेकर जा रहा हूं, ठीक है, विच विल लीड टू लेस, ये कॉस्ट को अगर लेकर गया तो विच विल लीड टू लेस प्रॉफिट्स, दस लेस डिविडेंड्स फॉर शेयर होल्डर्स। अब ये हो गई क्या बेटा, ये हो गई एनालिसिस। तो वो जो सोच रहा है ना कि अभी अपन तो एक्सप्लेनेशन में भी एनालिसिस कर रहे हैं, आप ये सब ना सोचो, आप पहले अपनी बात को तो समझाओ, फिर उससे आगे भी चीजें चली जाती हैं भाई। बताओ अब समझ आया, ये एक्सप्लेनेशन में एनालिसिस अगर करनी होगी तो आगे कैसे होगी। 5 और 3 मार्क के बीच का फर्क समझ आ गया? हाँ, 5 मार्क को करने का तरीका पहले है कि पहले 3 मार्क जितना सवाल करो उसके बाद उसको आगे लेकर चले जाओ, बस यही फर्क है। गाइस क्लियर है ये? आप लोग सबको क्लियर है जो बैठे हैं इधर, हाँ ऑनलाइन? ओके, अब देखिए वापस से करते हैं। देखिए एप्लीकेशन ये खुद कह रहा है, यहां आपको 2 मार्क डेवलप्ड एप्लीकेशंस के मिलेंगे। द एम ऑफ एम्प्लॉयज में इंपैक्ट शुड इंक्लूड एग्जांपल्स ऑफ हाउ, हाउ को उर्दू में क्या बोलते हैं, कैसे, कैसे। ठीक है, यहां देखिए
एक्सप्लेन वन लिमिटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग, एक लिमिटेशन बताओ। अच्छा, अब लिमिटेशन बहुत सारी है। फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड करती है, ये फिक्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं करती, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए होती है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो भी आप एक लिमिटेशन लिखोगे ना, बाकी 2 मार्क्स हैं, अपने आप से पूछो ये लिमिटेशन क्यों या कैसे है, ये लिमिटेशन क्यों या कैसे है, ठीक है। अब याद है, इट डज नॉट हेल्प टू कैलकुलेट लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट क्यों नहीं करता? क्योंकि ये हमेशा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, ये स्पेशल ऑर्डर लेने के लिए होता है। कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग इंक्लूड्स on variable cost which can be used to accept special orders. However, for long term profitability fixed cost should also be, क्योंकि हम इसमें fixed cost को कंसिडर नहीं करते। तो ये जो क्यों के का जवाब आ गया, ये मुझे आगे डेवलप्ड एप्लीकेशन के मार्क्स दे रहे थे। सुकून रखें, कोई टेंशन नहीं है, सब्र रखें, सारे मसले मसाइल आज हल करेंगे। अब बताएं क्यों कैसे समझ आया, ठीक है। आ जाए भाई। एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई अ बिजनेस माइट यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। पहले रीजन बताओगे, फिर बताओगे रीजन से बिजनेस को क्या फायदा हो रहा है जिसकी वजह से ये यूज कर रहा है, क्या, ठीक है। यहां देखें, वन रीजन, ठीक है। एक रीजन क्या है बताओ, रीजन देखो। अब यहां पर ना आप इसको एक तरीके से और सब एक्सप्लेन वन रीजन, एक्सप्लेन करो एक रीजन कि क्यों एक बिजनेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज करेगा। कोई फायदा होगा तो यूज करेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको यहां क्या बताना है, फायदा। फायदा बताओगे तो क्या मिल जाएगा, नॉलेज। एक्सप्लेनेशन के मार्क्स, ये फायदा क्यों या कैसे है। आज आपको अब इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि इस छोटे क्वेश्चन में अब प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, तरीका आसान पता है क्या है? जब आंसर लिख रहे हो ना, तो अपने आप को साइड पे पेंसिल से लिख दो, क्यों क्यों लिखना है मुझे, क्यों लिखना है, क्यों या कैसे, क्यों या कैसे। ये लिख दोगे ना हर क्वेश्चन पेपर के साथ ही साइड पे, तो आपको याद होता रहेगा और आप चीजों को लिखोगे, कोई भूल के नहीं आओगे, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, सब कस्टमर से अलग अलग पैसे चार्ज करो, ठीक है। अब यहां देखें, it allows a business to take advantage of market position, allows a business to exploit segmented market, allows a business to stimulate customer demand, allows a business to maximize sales revenue and profit, ठीक है। अब यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, it will allow a business to increase its sales and profits, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है इधर देख ले, 2 मार्क्स फॉर डेवलपमेंट डेवलप्ड एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ वन रीजन। अब बताऊंगा ये रीजन कि भाई ये क्यों यूज कर रहा है, ये कैसे यूज कर रहा है, ठीक है। इफ कंडीशन अलाउ इट कैन एनेबल अ बिजनेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट सेल्स व्हेन मार्केट सेगमेंट्स आर केप्ट अपार्ट by selling at a high price in some market. A business can maintain its shares of sales in a more competitive. A business use price discrimination can entice customers to purchase larger quantity, can be used to motivate others while अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको आपको इजी इंग्लिश में बताता हूँ कि बताओ ये कैसे होगा, ठीक है। तो ये बिजनेस की सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाएगा, ठीक है, as it can reduce prices at a time where demand is low and can increase prices when the customers are demanding it. For example, airline companies. अब मैंने ये एयरलाइन कंपनी का वो एक एग्जाम्पल भी लिख दिया, तो मुझे मार्क्स मिलने के चांसेस एप्लीकेशन में और बेहतर हो जाए।
डायनामिक और इसके अंदर फर्क ये होता है कि डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आप जैसे फॉर एग्जांपल सीट्स के अब जैसे मैंने आज एक टिकट ली फॉर एग्जांपल, तो मैं और मेरी बेटी दोनों की टिकट की प्राइस अलग अलग होगी लेकिन दोनों को सर्विस सेम मिलेगी। ठीक है। डायनामिक में भी ये एक तरीके से दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि डायनामिक में आप सेम कस्टमर से, यानी अगर ये हो जाता है डायनामिक में कि यार देखो डायनामिक प्राइसिंग और डिस्क्रिमिनेशन क्या है, डायनामिक सुनना, जिसने प्लेन में आखिरी मोमेंट पे टिकट बुक कराई वो महंगी लेगा, बड़ा ही है वो भी, और मैंने सस्ती ली, ये डायनामिक हो गई। लेकिन मैं और मेरी बेटी दोनों को अलग अलग प्राइस चार्ज हो रहे हैं फॉर द सेम सर्विस और उसको कम हो रहे हैं, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। बहुत बारीक सा इसमें फर्क है। अच्छा भाई, अब देखें 5 मार्क में क्या फर्क आता है। ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा। 5 मार्क में फर्क क्या आ रहा है। One way a business, one way employee development could be used to encourage entrepreneurship, 5 मार्क। अब तरीका तो एक ही बताना है, फिर बताना है कि ये कैसे इनकरेज करेगा। अच्छा आप देखें, वे बताओ, फिर बताओ ये कैसे इनकरेज करेगा। अच्छा, अब जब इनकरेज करेगा और इनकरेज हो गया तो फिर इससे क्या होगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अब यहां देखिए, by using employee development, a business can make its employees skillful. As a result, creative ideas will be shared by the employees. ठीक है। अब बताओ भाई ये फायदा क्यों है, या इस कैसे है फायदा। इससे क्या होगा, द वर्कर्स विल लर्न न्यू वेज ऑफ डूइंग अ वर्क, फॉर एग्जांपल यूजिंग एआई इन देयर डेली वर्क। ये कैसे का जवाब भी आ गया। अब बताओ जब वर्कर्स एआई वगैरह यूज करेंगे तो फिर इससे कंपनी को क्या फायदा होगा। This will lead to more efficiency, thus the employees will take risk with confidence and help the business grow, and they will make less chances of errors. As a result, the profitability will, they will try to increase the profitability। इस तरह करके इसका आंसर लिखें। अच्छा, कुछ लोग मेरे पास पेपर लेकर आए, सर बताएं यहाँ पर मार्क्स कहाँ कटे। तो बेटा या तो आपने कैसे को एक्सप्लेन नहीं किया और सिर्फ एनालिसिस, या कैसे एक्सप्लेन करके आपने सोच लिया कि आपने एनालिसिस कर लिया, आपने आगे बात को बढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो आपको बात आगे बढ़ानी भी पड़ेगी, तो उसके लिए सीधा सीधा हल ये है भाई कि 5 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए में अंदर फर्क क्या है, 3, 5। ठीक है। अच्छा, 3 और 5 में कॉमन क्या है, दोनों में पूछेगा आपसे वन वे, वन एडवांटेज या वन डिसएडवांटेज। ठीक है, दोनों में कॉमन है। नहीं, डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखनी इंटरप्रेन्योरशिप की किसी की। अच्छा अब सुने, दोनों में नॉलेज का 1 मार्क है, तो नॉलेज नॉलेज मिलेगी जब आप वो वन वे बताओगे। तो दोनों में 1-1 मार्क लेने का तरीका सेम है। फिर बताओ ये एडवांटेज कैसे या क्यों है। अगेन, ये एडवांटेज या डिसएडवांटेज या वे कैसे या क्यों है। तो यहां तक आपको 3 मार्क मिलेंगे, 2 एप्लीकेशन के मिलेंगे इधर इसको एक्सप्लेन करने में सही तरीके से। तो देखिए 3 और 5 मार्क यहां तक तो सेम तरीके से होगा। यहां 3 मार्क खत्म हो गया। अब आप बताओ कि अगर ये एडवांटेज या डिसएडवांटेज बिजनेस को हुआ तो इससे क्या होगा। 1 मार्क और मिल गया। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा।
ठीक है, तो ये 5 और 3 मार्क के बीच का डिफरेंस है। अब आप खुद देख लो उसको। बताएं, 5 और 3 मार्क के डिफरेंस में पता चला, फर्क पता चला। अब आप लोग जो कहते हो ना सर मुझे 3 क्यों मिले, मुझे 5 में से 5 क्यों नहीं मिले, तो मसला पता है क्या होता है, आप ना ये बात एक्सप्लेन करके आए हुए होते हो, तो 3 ही मिलेंगे। या फिर क्या होता है, आप ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो और फिर आप यहां पर आ जाते हो, सॉरी, आप ये बहुत अच्छा वे लिखते हो और फिर आप डायरेक्ट इधर आ जाते हो, आप बीच में से एप्लीकेशन खा जाते हो, तो वो 2 मार्क काट लेगा आपके। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये भी लिखा, ये भी लिखा और यहां पर भी काम को छोड़ दिया, फर्दर एनालिसिस नहीं की, तो 1 मार्क कम कटेगा। ठीक है यार, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, हम कुछ नहीं कह सकते कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या है, हर चीज एएस में इंपॉर्टेंट होती है। मैं कभी गेस्ट पेपर नहीं देता भाई, मुझे नहीं पता, मेरा तजुर्बा जितना भी हो जाए, ये इस तरह की कहानी नहीं है, और ये तो नए पेपर्स हैं, तो जो चीज एग्जामिन नहीं हुई उसके आने के हमेशा चांसेस होते हैं। ठीक है, और मेरा आप लोग सबसे एक छोटी सी विनती कि आज के दिन में गेस्ट पेपर्स के चक्कर में मत पड़ना, किसी को पेपर नहीं पता होता क्या आ रहा है। सही है, किसी को पेपर नहीं पता होता क्या आ रहा है, जब तक कि वो आपको पेपर दिखाए ना कि देख यही डेट लिखी हुई है, ये पेपर है कल का, तब तक आपको, और अगर आपको पता भी चल गया तो आप क्या उखाड़ लोगे, एनालिसिस इवेल्युएशन तो आपको उसी वक्त करनी है। तो देखिए स्किल के ऊपर सारी चीजें हैं, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप घबराओ नहीं बस। और हाँ, एक और बात, देखिए आपका जो पेपर है ना कल दोपहर में, है ना, ऐसा ही है पीएम में। अब एक गलती करते हैं बच्चे हर साल, पूरी रात जागेंगे, 7-8 बजे सोएंगे, अब क्या हुआ 10 बजे फिर उठ गए। अब यार 3 घंटे की नींद करके तुम पेपर करने के लिए जा रहे हो, वो भी ऐसा पेपर जिसमें तुम्हें इवेल्युएशन करनी है, एनालिसिस करनी है, नहीं तुम्हारा दिमाग 100% सही चलना चाहिए, और तुम बगैर सोचे समझे फिर लिख कर आओगे और फिर बोलोगे अरे सर यार नींद बहुत आ रही थी। ऐसी हरकतें क्यों करनी है भाई। आज रात को 11-12 बजे आप सो जाओ, उठ जाओ सुबह 9 बजे, 8-9 घंटे की नींद होगी, 9 घंटे के बाद 9 बजे उठने के बाद आप जब सुकून से पढ़ोगे तो आप जाकर पेपर बहुत आराम से दे दोगे। अगर आप 2 बजे सो रहे हो, 3 बजे सो रहे हो, तो फिर आप डायरेक्ट 11 बजे उठो। फिर आप मेक श्योर करो कि बस अब मैं उठूंगा, नहाकर डायरेक्ट मुझे पेपर देने ही जाना है, फिर रिवीजन का टाइम नहीं रखना अपने पास। सॉरी यार, जिसका साइकोलॉजी का पेपर है, एक बच्चे का सवाल है, अगर नॉलेज भूल गए तो क्या होगा, नॉलेज भूल गए तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता। नॉलेज अगर आप भूल गए लिखना तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता। किस बात को एप्लीकेशन करोगे, किस बात की एनालिसिस और फर्दर एनालिसिस करोगे, कुछ नहीं हो सकता फिर। ये वैसे ही जैसे आप पेपर देना भूल गए, बोला अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो आएगा अभी भी, यू। अच्छा, समझ नहीं आया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। चलें जी, भाई देखिए मुझे पहले बताएं, 3 और 5 मार्क के डिफरेंस पता चल गया। अब आपको समझ आया क्यों 5 में से 3 मिल रहे हैं हमें, कहां हम गलती कर रहे हैं, ये पॉइंट्स लिखना जरूरी है सबको भाई अपने पास। क्लियर है, ठीक है। अब आ गए हम 8 मार्क पे। सर अब ये 8 मार्क कैसे होता है, सर क्या 8 5 की तरह होता है, नहीं, 8 में फर्क है। 8 और 12 में एक चीज कॉमन है कि दोनों में यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स। 8 में तो डायरेक्ट पूछता ही 2 पॉइंट्स है आपसे, 12 में भी आप 2 पॉइंट्स ही लिख दो, कोई मसला नहीं, 3 लिखने 3 लिख दो, इससे कम मत लिख। 8 की तो बहुत इजी वो है, 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 4 एनालिसिस, ठीक है। तो 1 पॉइंट, उसकी एप्लीकेशन, उसकी एनालिसिस एंड उसकी डेवलप्ड एनालिसिस, एंड सेम गोज फॉर द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, 12 मार्क में वो पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है। देखिए 12 मार्क का जो सवाल है ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक, जिस चीज के बारे में पूछ रहा है, जो सब्जेक्ट है आपका, जिसके बारे में पूछ रहा है सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप पहले तो बताओ सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस,
सब्जेक्ट या इसको टॉपिक भी बोल दूंगा मैं, ठीक है, इज इंपॉर्टेंट, उसके लिए आपको उसके एडवांटेजेस लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे? एडवांटेजेस। यार ये जो भी आपस में चैट पे बात कर रहे होंगे ना, मैं उनको यहां से ब्लॉक कर दूंगा। तो सब्जेक्ट या टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, उसके लिए आप उसको एडवांटेज बताओगे कि आप बोलोगे हाँ भाई मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स इंपॉर्टेंट है, हाँ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखोगे नहीं बहुत क्या कुछ, आप बोलोगे एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन ये होती है। इसको मैं अलग पेज पे लिखता हूँ, देखिए 12 मार्कर को आप डेफिनेशन से स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सप्लाई चेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, डू यू एग्री फॉर द सक्सेस, डू यू थिंक दैट फ्लो प्रोडक्शन इज द बेस्ट वे टू ग्रो द बिजनेस। ठीक है, वॉट एवर जो भी है ना, जिसके बारे में पूछ रहा है ना, पहले तो हाँ अपने दिल में बोलो हाँ अच्छा ठीक है, डेफिनेशन लिखी, फिर उसका एडवांटेज, या अगर वो पूछ रहा है डू यू थिंक दिस इज द वर्स्ट थिंग, तो पहले लिखो हाँ वर्स्ट, पूछ रहे हो ओके, तो उसका डिसएडवांटेज, उसका एडवांटेज लिखा। ठीक है, एडवांटेज ऑफ टॉपिक। ठीक है, अच्छा किसी ना किसी 12 मार्क में वो एप्लीकेशन जरूर देता है, रेस्टोरेंट बिजनेस, स्कूल बिजनेस, फला बिजनेस। ठीक है, तो गिव एग्जाम्पल रिलेटेड टू दैट टॉपिक। नाउ दैट एग्जाम्पल कैन बी अ बिजनेस, यानी फॉर एग्जाम्पल आप मैकडोनल्ड्स भी लिख सकते हो, या फिर आप ये लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। ठीक है, और फिर आपको वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, वर्ड्स शुड बी यूज्ड which reflects the case, words should be used which reflects the case। ठीक है, फिर what will this lead to, इससे क्या होगा, and further lead to। यहां पर आपके 6 मार्क कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे एक एडवांटेज से हो, आपको लगता है कमी है आप दूसरा एडवांटेज भी डाल दो, कोई मसला, वरना एक एडवांटेज काफी है आपको ये मार्क्स देने के लिए। सही है, एक एडवांटेज तो काफी होता है, आपको लगे कमी आप दो एडवांटेज लिखो, लेकिन उसको एग्जाम्पल देना जरूरी है, व्हाट विल दिस लीड टू, फर्दर लीड टू। यहाँ 6 मार्क कंप्लीट हो गए आपके, 6 मार्क्स तो यही हो गए आपके। अब बाकी 6 मार्क्स, ये हो गए 6 मार्क्स। ठीक है पूरे, अब रेस्ट 6 मार्क्स शुड बी बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन। अच्छा देखें एक बात, 2023 के बाद इसने क्वेश्चन का तरीका चेंज कर दिया है, तो आप जो पुराने पेपर देखोगे ना वो बेकार हैं अभी फिलहाल। ठीक है, नए तरीका चेंज कर दिया, क्यों सर बेकार क्यों है, वो तो बड़े काम, पहले इवैल्यूएशन के टोटल 4 मार्क होते थे और सवाल पूछने का तरीका अलग था। अब इवैल्यूएशन जब से 6 मार्क की हुई है ना, तो उसका सवाल पूछने का तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट के ऊपर आ गया। क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या ये बेस्ट है, क्या ये सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये सक्सेस का ओनली वे है, इस तरह करके क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन डिजाइंड ऐसे है कि कभी कोई एक चीज के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो अब आप बताओगे हाउएवर, अब अगर आपने ऊपर एडवांटेजेस लिखे हैं ना, तो हाउएवर करके आप लिमिटेशंस डाल दो। क्या डाल दो? लिमिटेशंस। हाउएवर करके आप लिमिटेशंस भी डाल सकते हो।
बेटा एक एडवांटेज या दो लिखो, एक बार आपको लिमिट डेवलप्ड एनालिसिस करनी जरूरी है, वरना 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे डेवलप्ड एनालिसिस के, ठीक है। हाउएवर करके आप लिमिटेशंस लिखोगे, या फिर आप ये भी बोल सकते हो देयर आर अदर फैक्टर्स या अदर ऑप्शंस, या फॉर एग्जांपल नॉन फाइनेंशियल है तो बोलो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वट एवर, ठीक है ना। ये भी सारी चीजें जरूरी होती है सक्सेस के लिए, और बहुत सारी चीजें जरूरी होती है। अगर सक्सेस पे सवाल है और वो किसी एक चीज पे कह रहा है तो आप बोलो सक्सेस पे, कि सक्सेस पे और भी चीजें होती हैं जो सक्सेस को लीड करती हैं, फॉर एग्जांपल गुड मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी, यूनिट 4 और यूनिट 2 आ गया, ठीक है। गुड मार्केटिंग यूनिट 3 आ गया, या गुड पैकेजिंग, सही है। और क्या बोलते हैं, कैश फ्लो, रिच होनी चाहिए कंपनी, वट एवर। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर आप बात कर सकते हो। उसके बाद ये बात करने के बाद आप कहो, अगर आपको लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं डिपेंड्स ऑन आ रहा है, तो आप कहीं डिपेंड्स ऑन या फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इफेक्ट लिख दोगे। शॉर्ट टर्म में ये होगा, लॉन्ग टर्म में ये होगा, ये लिख दिया। उसके बाद यस या नो इट इज इम्पॉर्टेंट, नो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, या यस इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सही है। फिर आप अपने आप से बिकॉज करके उसकी जस्टिफिकेशन लोगे, एंड देन जो भी जो भी रेस्टोरेंट पूछता है, फास्ट फूड पूछता है, स्कूल पूछता है, उससे रिलेटेड केस पे वर्ड्स लिखना आखिरी पैराग्राफ में जरूरी है। अगर आखिरी पैराग्राफ में ये नहीं लिखोगे तो मैं 3 मार्क कट जाएंगे तुम्हारे। आखिरी पैराग्राफ में एप्लीकेशन लिखना जरूरी है। आप लोग, बहुत सारे लोग आंसर भेज रहे होते हो व्हाट्सएप पे, एप्लीकेशन होती नहीं है आखिरी वाले पैराग्राफ, बार बार समझाने के बावजूद। आखिरी पैराग्राफ में एप्लीकेशन लिखनी जरूरी है। छोड़ दो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डाल दो। जी, हाँ हाँ हाँ, अदर फैक्टर्स या डिपेंड्स ऑन लिख दोगे उसके बारे में। अब मैं यहाँ पर देखो, ये कोई मैं कोई एक फिक्स बात थोड़ी कर सकता हूँ, मेरे सामने क्वेश्चन नहीं है, मैं फतवा नहीं दे सकता कुछ भी, ठीक है ना। लेकिन ये तो आपके ऊपर है, आपको लगता है यार एथिक्स का सवाल है तो आप बोलो कि भाई और भी बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं सीएसआर के अलावा, और लेकिन अगर ये बिजनेस सीएसआर करता है तो शॉर्ट रन में इसकी कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन इसका इफेक्ट अल्टीमेटली लॉन्ग रन के अंदर होगा। हाउएवर वो सीएसआर करे या ना करे, डिपेंड करता है कि उसके शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस के पास पैसे है या नहीं है। अब चाहो तो दोनों लिख दो, चाहो तो दोनों में से एक लिख दो। मेन क्वेश्चन पे तो आपको हर जगह पे कोशिश करके लिखनी है, यू हैव टू स्टिक टू द केस। अगर आपने आखिर में सीधा साधा खाली यस नो करके छोड़ दिया, आप लेवल 3 पे गए नहीं। पूछो भाई। क्यों नहीं है एप्लीकेशन यार, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। हाँ, आप मैकडोनल्ड्स की एंड में आखिरी में ना कोशिश किया करो, कोई ना कोई ओरिजिनल बिजनेस की एग्जांपल डाल दो और उससे लिंक कर दो, ठीक है। स्टारबक्स आ गई, कॉफी शॉप हो गया, तो हॉस्पिटल हो गया तो हॉस्पिटल का कोई हॉस्पिटल लिख दो, फॉर एग्जांपल आगा खान हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, यूं करके लिख दो, ठीक है। अगर वो फॉर एग्जांपल बोलता है कि क्या बोलते हैं कोई यूनिवर्सिटी है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करके लिख दो, इस तरह करके लिख दो, ठीक है ना। तो कोई ना कोई डेफिनेशन, कोई ना कोई इस तरह का एग्जाम्पल डाल दो आप, ठीक है ना। कोई सुपर मार्केट है तो टेस्को वगैरह से एग्जाम्पल कर दो। अच्छा, मगर इनके साथ देखें, वर्कर्स का वर्ड नहीं लिखो। जो भी हॉस्पिटल है तो डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, ठीक है ना, शेफ्स, वेटर्स, ड्राइवर्स, क्लीनर्स, इस तरह के वर्ड लिखोगे तो भी ऑटोमेटिकली आपको काफी हद तक एप्लीकेशन मिल जाएगी। जी, आप कोस्टा कॉफी एज एन एग्जांपल लिख सकते हो। समझ आया? अब 12 मार्क का सवाल। अच्छा, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे करानी है, पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी रीडिंग भी करते हैं आज, ठीक है ना।
नहीं भाई, ऐसी कोई बातें मत लिखना जिससे आप प्रॉब्लम में आ जाओ, ठीक है? ऐसी कोई बातें मत लिखना। पैलेस्टीन इशू या कोई इस तरह की बात नहीं लिख कर आना आप, सही है? अपने आंसर में ये जो भी करना है खुद अपने पर्सनल लेवल पे करो, पेपर के अंदर मत करो कि आपके ऊपर बुराई आ जाए। अच्छा भाई, अब देखें, जब सवाल आए ना मार्केट रिसर्च का, किसका? मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च में हमेशा इंपॉर्टेंस या रिलायबिलिटी के ऊपर सवाल आता है कि देखिए, कभी भी मार्केट रिसर्च कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है? तो जरा मेरे साथ थोड़ी सी बुक रीडिंग भी कर लें, आज टाइम कम है ना, तो बुक रीडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? भाई सीबीटीएल क्या है यार, ये इस तरह की चीजें नहीं लिखनी होती, प्रॉपर पूरा नाम लिखो वरना मत लिखना, सही है? कॉफी बीन्स एंड टी लीव्स लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखो, ठीक है? और स्टारबक्स लिख दो भाई जाकर। अनफॉर्चुनेटली primary data and secondary data can be unreliable and a poor basis for decision। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कभी कभार आपके डिसीजन मेकिंग को गलत कर देते हैं। सेकेंडरी डेटा कैन बी अनरिलायबल बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑलरेडी रेफर्ड। सेकेंडरी डेटा की लिमिटेशंस क्या होती हैं बेटा? पुराना होता है, किसी ने अपने खुद के पर्पस के लिए किया हुआ होता है, किस पर्पस के लिए किया है हमें नहीं पता, और अपडेटेड नहीं होता, specific to the needs or incomplete or unavailable, सही है? The three main reasons why primary data may be unreliable is sampling। आपने जो सैंपल साइज लिया वो हो सकता है या तो छोटा या बहुत बड़ा हो, हमें सैंपलिंग साइज का नहीं पता। फिर हमने जो क्वेश्चंस पूछे वो क्या क्वेश्चंस पूछे, कहीं हमने बायस क्वेश्चंस तो नहीं पूछे कि बताओ भाई आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, बुरा का जवाब ही नहीं था, तो ये तो आपकी मार्केट रिसर्च फेल हो गई। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बायस, these might include the respondent not answering in a very truthful way, perhaps because they do not want to admit to spending so much on music downloads or clothes। यानी वो आपको लंबी नहीं करना चाह रहा, इसलिए उसने आपको झूठा आंसर दे दिया। एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, होता क्या है कि जब आप प्राइमरी रिसर्च करते हो ना, तो प्राइमरी रिसर्च करने के बाद आपके पास जो डेटा आता है उसका क्या करते हैं? Interpreting and analyzing quantitative or numerical data can start with an attempt to identify key features। For example, ये आज तक कभी आया नहीं है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है? For example, 18.4 contains result of two small research। These were conducted to find out more about the number of hours per week radio listeners tuned into one particular radio station। यानी इनसे पूछा गया रेडियो वालों से कि बताओ आप कौन से स्टेशन को ट्यून इन करते हो, ठीक है? One survey was taken last year and one this year। This data is currently in its raw form. It has not been ordered, presented, or analyzed in any way to aid its interpretation। In this raw form, the data makes little sense and is of no value। ठीक है? डेटा कलेक्ट हुआ ना, तो हर अरे गरे से पूछते रहे पूछते रहे पूछते रहे, लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, जमा हो गया। अब ये डेटा रॉ फॉर्म में, तो इस डेटा को पहले सही तरीके से लिखना भी पड़ेगा, ठीक है? This section will show how numerical data might be analyzed using basic statistical techniques। The data will then be in the form। Last year, number of hours per week, 1, 5, 10, 15, 3, 6.5, 6, 4, 7.5, 16। अब आप देखें ना, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये सारा कुछ आगे पीछे हुआ है, ठीक है? और दिस ईयर का भी ऐसा ही है। तो ये अजीब सा डेटा है, बिल्कुल रॉ फॉर्म में, तो सबसे पहले इस डेटा को ठीक किया जाता है, ठीक है? अच्छा, एक्सेल से ये डेटा बहुत आराम से ठीक हो जाता है। आज जितना एडवांस्ड एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हो गए कि ये आपको बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सारी चीजें बनाकर दे देंगे। एवरेज, an average is a frequently used measure of a set data। Average tells us something about the central tendency। There are several different types of average that can be calculated from any set। The three most commonly used are mean, mode and median। बचपन में पढ़ा था, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है? मीन, ठीक है? The mean of the last year result is table 18.4, 173 divided by 2। 173 कैसे आया? इन सबको टोटल किया, ठीक है? और ये देखो कितने हैं, ये गिन लेते हैं, यानी ये एवरेज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो हमने इसको टोटल करके डिवाइड बाय 20 किया, तो हमें पता चला कि ऑन एवरेज 8.65 आवर्स हमारा आंसर आया। While the mean of this year results in 9.6 hours।
तो इसने आपको एक तरीके से एक अंदाजा दिया कि पिछले साल एवरेज बंदा 8.65 आवर्स यूज कर रहा था, इस बार एवरेज बंदा 9.6 आवर्स यूज कर रहा है। इसका मतलब ये आपको एक अंदाजा दे रहा है ये डेटा कि हमारे पास लोगों ने एवरेज पे ज्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, the mean number spent listening has increased. However, this was using a very small sample which needs a word of caution. Any calculation from a set of data is only as accurate as the data gathered and as seen above. A sample may give misleading result. अब सिर्फ 20 लोगों की बेसिस पे मैं कैसे कह सकता हूँ यार, हो सकता है 20 के 20 सालों बिल्कुल फारिग लोग हो इसलिए सुन रहे हैं। अब मैं ज्यादा लोगों को करूंगा तो मेरे पास कम वाले भी आएंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ये मीन क्या है, ये देख रहे हैं, मीन मतलब एवरेज। यहां तक कोई मसला? ठीक है। मोड, अब मोड क्या होता है? To identify the mode, the data should be put into ascending or descending order. सर ये कैसे होता है? ये आपको बहुत आराम से आपकी एक्सेल की शीट कर देती है। आपके पास 1000 डेटा है ना, आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर लो। जब अभी कबार आपने देखा हम आपके जब मार्क्स लगाते हैं तो मार्क्स को हम जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं तो आ जाता है ना, लोएस्ट टू हाईएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट, इस तरह आ जाता है, हाईएस्ट वाले ऊपर लोएस्ट वाले नीचे। Then values that reoccur will immediately be obvious. For example, ये देखें, इसको ठीक कर दिया, 0 1 2 3 4 4 5 6 7.5 10 10 10 11 12। अब ये चीज आ गई, the mode in each case is clearly visible। अब देखो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया, 10, 3 बार आया, और इस साल कौन सा नंबर आया सबसे ज्यादा, 12। तो जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है, ठीक है, 10 hours was the most frequently occurring length of listening time last year and 12 hour was the most frequently occurring response this year। जैसे फॉर एग्जांपल कितना माल बिका, कौन सा साइज बिका, बहुत सारे साइजेस बिक रहे थे, फिर आपने जब सबको साइजेस किया तो आपको पता चला मीडियम 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 बहुत सारा था, तो आपको पता चला सबसे ज्यादा कौन सा बिका, मीडियम। सही है। The mode can be of limited value. It would be wrong to assume from the result that the average listening time had increased by 2 hours. The mode is also meaningless। ये देखें, ये मोड का वो आ गई, ड्रॉबैक आ गया कि भाई आपको मोड सही आंसर नहीं देता। अब इसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि इस साल पिछले साल से 2 घंटे लोगों का टाइम बढ़ गया, हालांकि एवरेज क्या बोल रहा है, मुश्किल से थोड़ी देर बढ़ी है, 8.65 से 9.6, 1 घंटा बढ़ा है। मोड क्या बोल रहा है, कितना बढ़ गया है, 2 घंटे बढ़ा है। तो मोड आपको सही आंसर यहाँ पर नहीं दे रहा। ठीक है। In other case, when analyzed together with the mean, the mode can help to give a clear picture of the overall central tendency or average. It is of no use. It is of use in some instances. For example, where color or size is the basis of choice, the frequency of occurrence is likely to influence inventory holding. एक रिटेलर के लिए ये बड़े काम की चीज है, उसको पता चलता है कौन से साइजेस सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, कौन से कलर सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। तो इन्वेंट्री को होल्ड करने में, इन्वेंट्री को स्टॉक करने में ये बड़ा आसान होता है। अच्छा, फिर यूं भी हो सकता है कि एक बिजनेस है, उसके पास जैसे 4 कंपनी का माल पड़ा हुआ है, तो आपने उसकी देखी कौन सी माल बिक रहा है, बिक रहा है, जूते हैं या टी शर्ट है 4 कंपनी की, तो बिक रहा है बिक रहा है। जब आप इसको इस तरह रख दोगे ना तो उसको ये पता चल जाएगा कौन सी कंपनी का माल ज्यादा बिक रहा है। मीडियन, पहले मुझे एक बात बताओ, मीन क्या था, एवरेज। मोड क्या था, कितना फ्रीक्वेंटली एक नंबर बार बार आया है। मीडियन, मीडियन इज द मिडल आइटम इन अ रेंज ऑफ ऑर्डर्ड डेटा। मीडियन क्या है, मिडल आइटम है। ठीक है। द मीडियन आइटम may be identified by using the following formula when the number of value is an odd number। ठीक है। जो भी फॉर एग्जांपल एक चीज है 7 + 1 / 2, क्या आ गया बेटा, 4। If the number is 15, then 15 + 1 / 2 gives 8 value as the median item. When there is an even number of values, mean of the middle two results will give the most accurate measure. In the last year data, the median will be the mean of 10th and 11th, that is 7.5 and 10। The median is the mean of these two results। यानी यहाँ पर देख लीजिए बेटा, median could be used in wage negotiation। For example, half of the union members earn less than 50 per week। भाई कौन कितना कमा रहा है, कितने बच्चों के मार्क्स कम आए, कितने बच्चों के बीच में से ज्यादा आए, तो एक मिड पॉइंट आपके पास आ जाता है। ठीक है।
often used in advertising. For example, our products are always in the best performing 50% of all brands. सेल थी तो हमारी सेल जो मिड वाली है उससे ऊपर है या उससे नीचे है, इस तरह की चीज आपको मीडियन बता देती है। क्या बता देती है? फॉर एग्जाम्पल कितने बच्चे 1 बजे आए, कितने बच्चे 1:15 पे आए, कितने बच्चे 1:20 1:30 पे आए, फिर मीडियन निकला तो बीच में आया 1:10। तो मैंने कहा 1:10 से ज्यादा लोग 1:10 से आए या कम लोग 1:10 से पहले आए, वॉट एवर, इस तरह करके आप इसको समझा सकते हो। बेटा इसको रीड कर लेना, मैं सिर्फ रीड करवा रहा हूँ यहाँ पर, सही है। वैसे ये कोर्स में भी नहीं लिखा हुआ हमारे, लेकिन भाई बुक में है तो मैं इसलिए सिर्फ एक दफा रीड करवा रहा हूँ। यहाँ देखें, two sets of examination results gave similar arithmetic mean results. Paper 1 had a mean of 52% and paper 2 had a mean of 54. Joe gained identical results, 45 on both papers. Yet he was much more pleased with his result on paper 1 than on paper 2. Why might this be? पेपर 1 के टॉप मार्क्स थे 83%, लोएस्ट मार्क्स थे 14। तो ये 14 और 83 के बीच में इसके कितने आए हैं? 45। पेपर 2 में हाईएस्ट थे 60 और लोएस्ट थे 43 और इसके आए हैं 45। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो ये लोएस्ट के करीब है और यहाँ देखा जाए तो ये लोएस्ट से बहुत ऊपर है। By knowing the spread of the result, Joe was able to conclude that he had been much nearer to the lowest mark in paper 2 than in paper 1. इसका मतलब इसने पेपर 1 में बुरा क्या है और पेपर 2 में बुरा क्या है और पेपर 1 में बेहतर। तो अगर आप ये रेंज नहीं निकालोगे तो क्या आपको तो लगेगा इसने दोनों में सेम परफॉर्म किया, लेकिन देखो बेटा रेंज निकालने से हमें एक आइडिया हो गया। रेंज निकालने से हमें क्या हो गया? आइडिया हो गया। इससे हमें आसान और मुश्किल के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा पेपर आसान था। बताओ कौन सा पेपर आसान लग रहा था आपको? पेपर 1। To see the significance of this, we have to examine the spread of the data. This can be done by number of ways. The easiest to understand is called the range. रेंज क्या होती है? हाईएस्ट और लोएस्ट रिजल्ट लिख लो, उसके ये रेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये सारा डेटा टेबल्स में रखा जाता है, पाई चार्ट्स में रखा जाता है या लाइन ग्राफ्स में रखा जाता है, ठीक है। ये देख लें, ये पाई चार्ट है, ठीक है। ये क्या है? लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ हमें दिखाता है फ्लक्चुएशन। अच्छा, किसी को अगर ये दोबारा एक दफा रीड करना हो तो वो रीड कर सकता है, पेज नंबर 432 में है ये, ठीक है। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 432 में है। ये एक दफा रीड करना हो तो कर लेना। सीक्रेट सॉस में भी ये चीज मैंने डाली हुई है, ठीक है। अच्छा, सर ये बताएं अब लास्ट मोमेंट में किस तरह चीजों को लेकर चलें, क्या करें क्या ना करें। देखिए भाई, सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे ना तो हमने ऑलमोस्ट सारे पेपर 1 फरवरी मार्च तक के कंप्लीट कर लिए, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट सारे आंसर्स किए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, नवंबर का भी कर लिया है, सब कर लिया है, ठीक है। देखिए ये पेपर इंशाल्लाह बहुत आसान आएगा, ये पेपर मुश्किल नहीं होगा। आपने पिछले साल के पेपर्स देखे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत बहुत तो सेक्शन बी में एक सवाल तो आपसे हो ही जाता है, एक मुश्किल होता है, एक हो जाता है, सेक्शन ए भी हो ही जाता है। सर करना किस तरह है, सवाल को जरा सुन लें। सिर्फ ए पार्ट पढ़ के डिसाइड नहीं करना मुझे 5 करना है या 6 करना है, दोनों पढ़ोगे आप, ठीक है। दोनों पढ़ोगे और फिर डिसाइड करोगे कि क्या करना है। अच्छा देखें, एक बात याद रखना, पेपर है 1 आवर 15 मिनट का, ये बहुत कम टाइम होता है, ठीक है। ये बहुत कम टाइम होता है। आप आधा घंटा दोगे, ठीक है, ये कितने हुए? 75 मिनट्स हुए ना। आप 30 मिनट्स दोगे सेक्शन ए को, अब इसमें जितना टाइम आप बचा लो आपका फायदा है, और बाकी के 45 मिनट्स आप दे दोगे किसको बेटा? सेक्शन बी को, ठीक है। 45 मिनट्स में मेरे ख्याल से हमने जब भी पेपर क्लास में भी किया है तो आप लोग क्लास से पहले ही खत्म करके बाहर निकल जाते हो, इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है। ये पेपर तो फिर भी टाइम पे हो जाता है। और अच्छा, अब सर आपने ये पढ़ा, आपको पहला वाला सवाल नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन 2 पे आओ, 3 पे आओ, 4 पे आओ, 1 वाले को आखिरी में कर लेना, ठीक है। अब सर क्या करें, जगह छोड़े, जगह छोड़नी हो जगह छोड़ देना, एंड में करना हो एंड में कर लेना, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। इसलिए इतनी इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, आज के दिन में किस तरह पढ़ाई करें, क्या करें? सबसे पहली चीज तो आज कोई ग्रुप स्टडी नहीं हो,
आज किसी दोस्त के साथ बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप स्टडी पे देखा गया है कि रिजल्ट जो है ना वो गिर जाता है बिला वजह। हाँ, आपको मजा आ रहा होता है, आपका टाइम जल्दी गुजर रहा होता है, ठीक है, बहुत इंजॉयमेंट हो रही होती है, लेकिन आज के दिन में ना वो इंजॉयमेंट का टाइम नहीं है, क्योंकि ग्रुप स्टडी में 4 घंटे बैठोगे ना तो 2 घंटे पढ़ोगे, यानी 2 घंटे जाया है। आज मैंने यहाँ लोगों को आने नहीं दिया, फिजिकल क्लास नहीं रखी, क्योंकि मुझे यहाँ टाइम जाया ही नहीं करवाना आप लोगों का, ठीक है। सर तो करें क्या? आप क्या करो पता है, आज के दिन में मेरी बात एक मान लोगे ना, आपका मसला हल हो जाएगा। आप 2023 के पेपर से लेकर फरवरी मार्च के 2025 के पेपर तक कितने हो जाते हैं जरा गिन लेते हैं, देख लें। 23 में 3 जून के, 3 नवंबर के 6, और 1 फरवरी मार्च का 9। हर साल 9 पेपर हैं, तो 23 के 9, 24 के 9, 18, और 1 25 का 19, ठीक है। ये 19 पेपर बनते हैं आपके, सब वेरिएंट्स भी मैंने वो कर लिया। आपके सवाल इन्हीं में से आ जाएगा, आपका मेजॉरिटी सवाल इसी में से आ जाएगा। अब क्या करें? अब आप करेंगे ये कि आज आप रात को या तो अभी एक दफा रजिस्टर पढ़ लें फटाफट। रजिस्टर पढ़ने में आधा से 1 घंटा लगता है। अगर आप 2:30 भी पढ़ने, अगर आप 3 बजे पढ़ने बैठते हैं तो मेरे ख्याल से असर से पहले पहले आप रजिस्टर से डन हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने पेपर उठाना है 2023 का, ठीक है, या आप बैकवर्ड चलें, लेटेस्ट पहले कर लें, क्योंकि लेटेस्ट के आने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है ना, कम होते हैं ना लेटेस्ट के आने। अब जो 2025 के जो फरवरी में आया वो उसके चांसेस कम है। आप पहले 2025 ऑनवर्ड्स कर लें। आपने वो पढ़ा क्वेश्चन और उसकी मार्किंग स्कीम पे गए और देखा कैसे हुआ है मार्किंग स्कीम, तो आपको पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो गए। फिर आपने आगे पढ़ा क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम, पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो गए। ये आखिरी दिन पढ़ने के लिए होता है, सही है। ये करते करते रात तक आप 2023 पे चले जाओ और फिर एक दफा रजिस्टर रिवाइज करके सो जाओ, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, कोई गेस्ट पेपर का नहीं, कुछ नहीं, बस आप ये कर लो, आपको बहुत आइडिया हो जाएगा क्या चीज किस तरह करनी है। अच्छा, मजे की बात, जब आप ये पढ़ने बैठोगे ना तो इसमें ऑलमोस्ट 70-80% के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हुए होंगे, ठीक है, हमने आंसर्स किए हुए हैं, तो वो आंसर्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो वो आंसर्स आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक अंदाजा हो जाए, सही है। अच्छा, वो लोग जिनके पास नहीं है आंसर्स तो वो एक दफा इसको गो थ्रू भी कर सकते हैं, ये देख लें। सारे लिखवाए हुए हैं वैसे तो मैंने। ऑलमोस्ट आप, अच्छा हाँ, जो मेरा माइंड मैप था वो भी एक दफा देखना, उसके अंदर भी कुछ आंसर्स हैं, वो आंसर्स भी पढ़ लेना सारे, ठीक है। माइंड मैप के भी आंसर्स पढ़ लेना। ये देखें, स्मॉल बिजनेस है, ये मैंने आपको वर्कशॉप में भी कर, माइंड मैप में भी ये सारी चीजें माइंड मैप्स में भी हमारे पास मौजूद है। आप इसको सुकून से करें। देखिए, सबसे बड़ी चीज, पैनिक ना करें, आपको सब आता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं आती, आपको सारी चीजें आती हैं, ठीक है। आप बिला वजह की टेंशन ना लें। मैंने आपको बहुत क्लियर करके ये सारी चीजें समझा दी हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको आगे प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, आप बहुत आराम से चीज को कर लेंगे। घबराए नहीं, ठीक है। मैं पूरी दुआ आपके साथ कर रहा हूँ, और मेरा जो वादा था कि पेपर से आखिरी दिन तक मैं साथ दूंगा, मैंने दोबारा पूरा आंसर का फॉर्मेट आपको सिखा दिया, सही है। तो इसको जरा इंशाल्लाह देख लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह आपका साथ देगा इंशाल्लाह कल। दैट्स ऑल, थैंक यू।